नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए 12th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं। और 12th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हम लोग पढ़ रहे हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे ऑलरेडी मैंने 21 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। ये कौन सा लेक्चर है? ये 22nd लेक्चर है। और दोस्तों ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर पे, ठीक है। मतलब इस चैप्टर पे ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद ये चैप्टर जो है अपना फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में, वीडियो नंबर 22 या पार्ट 22 में मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं ड्रग अब्यूज कंप्लीट करने वाला हूँ। ड्रग अब्यूज हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। स्मोकिंग की बात करते हैं। स्मोकिंग आप सभी को पता है, ठीक है। बेसिकली देखते होंगे आप लोग, कभी करना तो मत। टोबैको इज स्मोक्ड, च्यूड और यूज्ड एज ए स्नफ, ठीक है। टोबैको को स्मोक किया जाता है, ठीक है, च्यूड किया जाता है और स्नफ के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। अब स्नफ क्या होता है ये कमेंट करके आप मुझे बताना, ठीक है। स्नफ के तौर पे यूज करना मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। स्मोक के तौर पे मतलब सिगरेट पीना या इस तरीके से। च्यूड खाते भी हैं कई लोग, टोबैको खैनी वगैरह खाते हैं ना, वो टोबैको ही रहता है। और स्नफ क्या रहता है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इस तरीके से टोबैको मतलब टोबैको को अलग अलग तरीके से, तंबाकू को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस इंक्लूडिंग निकोटीन। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्या रहता है? निकोटीन रहता है। विच इज एन एल्कोलॉइड, जो कि एक एल्कोलॉइड है। निकोटीन आपके कॉफी में भी रहता है, निकोटीन आपकी चाय में भी रहता है, लेकिन कम मात्रा में रहता है एज कंपेयर टू सिगरेट, ठीक है। सिगरेट या जो भी चीजें लोग पीते हैं उसके कंपैरिजन में चाय या कॉफी में जो निकोटीन रहता है वो बहुत कम रहता है। निकोटीन बेसिकली है क्या, ये समझने वाली चीज है। निकोटीन जो है वो है एक एल्कलॉइड और ये एक केमिकल सब्सटेंस है। निकोटीन एक एल्कलॉइड है, ठीक है। अब ये करता क्या है? इट स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होते हैं? किडनी है ना आपकी, किडनी, ये किडनी है इस तरीके से आपकी, ये किडनी, ये दो किडनी, ठीक है। तो इस किडनी के ऊपर इस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड लगे हुए रहते हैं। याद रखना, कोई आपसे पूछे एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होते हैं तो किडनी के ऊपर होते हैं, ठीक है। इट स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन। ये जब निकोटीन को इंसान पीता है तो किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है उनको स्टिमुलेट करता है और एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है एड्रेनलिन, ठीक है। क्लियर है बात? एड्रेनलिन, टू रिलीज एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन भी और नॉन एड्रेनलिन भी, ठीक है। इनटू ब्लड सर्कुलेशन, बोथ ऑफ व्हिच रेज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, जब किसी इंसान ने स्मोक किया तो वो स्मोक फेफड़ों में गई, फेफड़ों से वो घुल के जो उसके कण हैं निकोटीन वगैरह के, वो घुल के वहां से किस में गए? वो छन के किस में गए? ब्लड में गए। ब्लड से फिर वो किडनी के पास पहुंचा। किडनी के पास जब वो पहुंचा या ब्रेन के पास जब वो पहुंचा, ठीक है, तो एक्चुअल में ब्रेन के पास पहुंचा पहले, ठीक है। देखो वो प्रोसेस क्या हुआ, किसी ने स्मोक किया, फेफड़ों में हवा गई, हवा फेफड़ों से कहाँ गई? ब्लड में गई, ठीक है। और ब्लड के थ्रू फिर वो ब्रेन में पहुंचा। ब्रेन को पता पड़ा कि निकोटीन आया है, ठीक है। तो ब्रेन में जो निकोटीन के रिसेप्टर थे उसने सिग्नल दिया किसको? किडनी को, किडनी के एड्रिनल ग्लैंड को, कि एड्रिनल ग्लैंड अब आप अपने हार्मोन रिलीज करो। तो एड्रिनल ग्लैंड ने दो हार्मोन निकाले, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, जिनके वजह से हमारी हार्ट रेट जो है बढ़ गई और ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ गया, ठीक है। तो ये स्टिमुलेट कर रहा है कि सुला रहा है? ये स्टिमुलेट कर रहा है। तो ये जगाने वाले या जागरूक करने वाले ड्रग है, ठीक है। सिगरेट पी के कोई ऐसे नहीं होगा, सिगरेट पी के थोड़ा सा एक्टिवनेस आ जाती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पीना स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन इस तरीके से होता है इसमें, ठीक है। ऐसे कॉफी चाय पी के भी एक्टिवनेस आती है क्योंकि इसमें कैफीन निकोटीन होता है, ठीक है। क्लियर है बात? लेकिन जो मात्रा है वो चाय में बहुत कम है, सिगरेट या इन चीजों में थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। टोबैको च्यूइंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी ये माउथ वाली जो कैविटी है, टोबैको च्यूइंग जो लोग करते हैं, खैनी वगैरह खाते हैं, उनमें ओरल कैविटी, माउथ कैंसर होने का या थ्रोट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। टोबैको च्यूइंग इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। बेसिकली ओरल कैविटी के कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे कई लोग ऐसे टोबैको रखते हैं। मैंने देखा भी है एक इंसान ऐसे वो टोबैको रखते हैं और वो सो भी जाते थे, कई बार नींद में, नशे में वो सो जाते थे, पूरे रात वो टोबैको रखा रहता था। तो वो एक्चुअल में चूना जो रहता है ना, उस टोबैको मिक्स करते हैं ये लोग और खाते हैं। तो चूना जो रहता है, चूना आप देखना, जो लोग चूने का काम करते हैं तो हाथ फट जाते हैं उनके। अब सीमेंट में चूना इस्तेमाल कर, चूना देखना आप कभी किसी
कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो वहां से चूना मांगना और उस चूने में अपने हाथ को थोड़ी देर रखना 10-15 मिनट, ठीक है, आपको पता पड़ेगा उसका क्या इफेक्ट होता है। तो वो इफेक्ट, वो खतरनाक इफेक्ट, मतलब आपकी स्किन को फाड़ने का काम करता है, ठीक है। तो वैसे ही उसको अगर आप यहाँ पे रख के सो जाएंगे तो यहाँ की स्किन क्या होने लगी, डैमेज होने लगेगी और फिर यहाँ पे कैंसर बनने का चांसेस बढ़ जाता है, यहाँ पे या कहीं भी माउथ के अंदर जहाँ पे वो इंसान इसको रखता है, ठीक है। तो ये टोबैको च्यूइंग जो है वो ओरल कैविटी के कैंसर के चांसेस को बढ़ा देता है, ठीक है। तो टोबैको च्यूइंग इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी एंड एडिक्ट यूजुअली रिक्वायर काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प टू गेट रीड ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। जो भी इसका एडिक्ट है कि चेन स्मोकर है, बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, ठीक है, एक दिन में ही एक डब्बा खाली कर देते हैं, एक दिन में ही 30-40 सिगरेट पी रहे हैं, तो वो चेन स्मोकर है, ठीक है। तो उनको रिक्वायर्ड होता है, एन एडिक्ट यूजुअली रिक्वायर काउंसलिंग, उनको काउंसलिंग की जरूरत है क्योंकि इतना आसान नहीं है उसको छोड़ पाना। नशा कोई भी हो गलत है, क्योंकि चाय का नशा भी इंसान छोड़ नहीं सकता, तो ये चीजें तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो एन एडिक्ट यूजुअली रिक्वायर काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प, मेडिकल हेल्प चाहिए उससे, काउंसलिंग चाहिए। काउंसलिंग मतलब उसको समझाया जाता है कि कैसे रहना है, क्या रूटीन फॉलो करना है, खाने का क्या रूटीन फॉलो करना है, सारी चीजें। मेडिकल हेल्प टू गेट, और मेडिकल हेल्प भी दी जाती है उसको, मेडिकल मेडिसिन वगैरह भी दी जाती हैं टू गेट रीड ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग, ताकि वो स्मोकिंग की हैबिट को छूट सके। मुश्किल जरूर है, बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, लोग छोड़ते हैं, ठीक है, कई लोगों ने इसको किया है, ठीक है, समझ में आया ये। इसके बाद है सम अदर ड्रग, कुछ अलग ड्रग भी हैं इनके अलावा जो हमने पढ़े। मेन ड्रग तो पहले 3 पढ़ लिए हमने, फिर स्मोकिंग के बारे में पढ़ा, टोबैको के बारे में, फिर अब कुछ और ड्रग्स भी हैं जैसे प्लांट्स लाइक एट्रोपा बेलाडोना, प्लांट जैसे कि एक प्लांट है एट्रोपा बेलाडोना, धतूरा, धतूरे का प्लांट होता है ना, उसको हैव हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। धतूरा जो रहता है वो नशीला है, मतलब नशा करने में सहायक रहता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सती प्रथा जब होती थी, ठीक है, तो सती प्रथा में स्टार्टिंग क्या हुआ था कि पहले पति जब मर जाता था तो महिला जो रहती थी या उनकी पत्नी जो रहती थी वो अपनी इच्छा से ही सती होती थी, ठीक है। उनको इतना लगाव रहता था अपने पति के प्रति कि वो अपनी इच्छा से ही सती होती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये चेंज हुआ और मतलब महिलाओं को कई बार लगता था कि उन्हें नहीं मरना है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उन्हें आग में झोंक दिया जाता था ताकि समाज में ये व्यवस्था बनी रह सके, ठीक है, ये कि गलत था। अच्छा, इस प्रोसेस में क्या होता था सती प्रथा में, जब जबरदस्ती आप किसी को आग में डालोगे तो वो भागने की कोशिश करेगा, तो इसलिए उसको धतूरा पहले पिला दिया जाता था, उस लेडी को, उस महिला को धतूरे का घोल पिला दिया जाता था ताकि वो नशे में आ जाए और नशे में फिर वो भाग ना पाए, ठीक है। और नशे की हालत में उसको आग में बैठा दिया जाता था, जो कि बहुत गलत था, ठीक है। सती प्रथा जो कि राजा राम मोहन रॉय ने के प्रयासों से खत्म हुआ था फिर, ठीक है। क्लियर है बात, ये इस तरीके से है। तो प्लांट लाइक एट्रोपा बेलाडोना, धतूरा हैव हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, ठीक है। हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी मतलब उसको सेंस नहीं रहेगा क्या हो रहा है आसपास, उल्टी पुल्टी चीजें नजर आएंगी, मतलब वो सेंस खो देगा एक तरीके से, नशे में हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। क्लियर है बात। मॉर्फिन इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव, ये अलग पॉइंट है। मॉर्फिन इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव, मॉर्फिन क्या करता है, सुलाने का काम करता है, ठीक है। मॉर्फिन इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, वेरी हेल्पफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। जिन पेशेंट में सर्जरी होती है उनमें मॉर्फिन दिया जाता है, तो मॉर्फिन क्या करता है, सुलाने का काम करता है। अब ये मेडिसिन के तौर पे यूज कर रहे हैं आप, तो बहुत सही बात है, किसी इंसान की सर्जरी हुई है तो उसको दर्द होगा उस जगह पे, उसको मॉर्फिन देते हैं, मॉर्फिन मतलब मॉर्फिन वाली टेबलेट देते हैं ताकि उसकी बॉडी में पेन ना हो उसको, ठीक है, दर्द ना हो। लेकिन अगर इसको कोई इंसान गलत तरीके से इस्तेमाल करे या ओवरडोज करे, ठीक है, तो फिर ये एक तरीके से ड्रग एडिक्ट बन जाता है और उसको इसकी लत लग जाती है, उसको इसकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है, किसकी, मॉर्फिन की, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे मॉर्फिन के बारे में बताया। दोस्तों अब कुछ और ड्रग्स देखते हैं। कुछ और ड्रग्स क्या है, ड्रग लाइक बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइजेपिन, लाइसर्जिक एंड डाइथाइलअमाइड्स LSD and other similar drugs that are used to cope with mental illness like depression and insomnia are often abused। देखो ये सारे जो ड्रग हैं, एक बार मैं वापस से नाम रिपीट करता हूँ, बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स, लाइसर्जिक एंड डाइथाइलअमाइड्स LSD शॉर्ट में बोलते हैं, एंड अदर सिमिलर ड्रग। ये जो ड्रग हैं ये किसके लिए यूज होते हैं,
मेंटल इलनेस जैसे डिप्रेशन इंसोम्निया में है, इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, डिप्रेशन मतलब अवसाद, ठीक है। तो डिप्रेशन इंसोम्निया में कोई इंसान है तो उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं इसका, डॉक्टर उन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर कोई इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करे, इनको एक्सेसिव डोजेज इनकी यूज करे, तो फिर वो ड्रग एडिक्ट कहलाएगा। और आर अब्यूज, ये भी मतलब इस तरीके से ड्रग अब्यूज हो जाते हैं फिर, ठीक है। तो अगर इनको एक लिमिट के से ज्यादा यूज किया जाएगा और गलत वे में यूज किया जाएगा तो फिर ये ड्रग एडिक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये ड्रग अब्यूज इनसे भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एडोलसेंस एंड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। अब एडोलसेंस जो है वो क्या होते हैं और ड्रग अल्कोहल अब्यूज क्या होता है, ड्रग अल्कोहल अब्यूज उनमें कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले एडोलसेंस समझते हैं कि एडोलसेंस क्या होता है। एडोलसेंस इज अ पीरियड ड्यूरिंग व्हिच एन इंडिविजुअल रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जब इंडिविजुअल एक यंग वन को प्रोड्यूस करने की स्टेज में पहुंच जाता है, ठीक है। जनरली 13 to 16 ईयर्स के बीच होगा मेल में, ठीक है, 13 to 17 ईयर के बीच, और फीमेल में भी लगभग 12 to 18 ईयर्स के बीच में, लगभग यही पीरियड है दोनों में, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो ये जो पीरियड होता है, इस पीरियड में ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, उसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और रिप्रोडक्टिवली मैच्योरिटी आ जाती है, दाढ़ी मूंछ और ये सारे रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, आपको एक्सटर्नल फीचर भी नजर आने लगते हैं उनमें, ठीक है। तो जब ये फेज आ जाए तो उसको एडोलसेंस कहते हैं। तो ये एडोलसेंस एक पर्टिकुलर स्टेज नहीं है, एक फेज का नाम है, ठीक है। एक मतलब चाइल्डहुड से आपका जो एडल्टहुड है ना, उसके बीच का जो फेज है उसको एडोलसेंस कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ये लिखनी है, एडोलसेंस इज अ पीरियड ड्यूरिंग व्हिच एन इंडिविजुअल रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, ठीक है। इट इज अ लिंक बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ये अभी मैंने बताया कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का ये क्या है, लिंक है एक तरीके का। इट इज अ पीरियड वेयर देयर इज इमोशनल बिहेवियरल ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल अकर। ये पीरियड वो होता है जिसमें इमोशनल और बिहेवियरल भी ग्रोथ होती है इंडिविजुअल की। साइज में तो बढ़ ही रहा है वो, लेकिन इमोशनल और बिहेवियरल ग्रोथ भी बहुत ज्यादा इस वक्त में इंडिविजुअल की होती है। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। इस वजह से इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल ब्रेन में चेंजेस होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इस अवस्था में चेंजेस होते हैं, इस वजह से ये जो इंडिविजुअल होते हैं ये काफी प्रोन टू एडिक्शन होते हैं, ठीक है। ये बहुत जल्दी एडिक्ट होने की अवस्था में रहते हैं, ठीक है। ये आप समझ पाएंगे कि साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस इनमें होते हैं। Therefore, during this period, an individual is highly vulnerable. Highly vulnerable का मतलब है रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाईली रिस्की कंडीशन में, रिस्की स्टेज पे है, ठीक है। हाईली vulnerable का मतलब है कि बहुत ज्यादा संवेदनशील है, बहुत ज्यादा रिस्की स्टेट में है वो, ठीक है। क्लियर है बात। रीजन ऑफ एडिक्शन क्या है, क्यों एडिक्ट होता है इंडिविजुअल, ठीक है। देखो वैसे तो कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो मेन रीजन है वो मैंने लिखे हैं, वो मैंने बताया है। क्यूरोसिटी होना, इंडिविजुअल में क्यूरोसिटी होती है कि ये ट्राई करके देखता हूँ, इसको अल्कोहल को पी के देखता हूँ, इसको इस ड्रग को लेके देखता हूँ कैसा महसूस होता है, सिगरेट पी के देखता हूँ। तो क्यूरोसिटी की वजह से इंडिविजुअल जो यंग वंस हैं, जो मतलब ये एडोलसेंस हैं, वो इस तरफ मूव कर जाते हैं। या फिर एक्सपेरिमेंटेशन, यूथ एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज्यादा चाहते हैं कि कुछ नया करके देखते हैं, क्या है ये, जिंदगी बहुत बोरिंग चल रही है, कुछ नया करके देखते हैं, और वो नए के चक्कर में इन चीजों में मतलब फंस के रह जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बिल्कुल इनसे दूर रहना चाहिए। एज ए टीचर मैं आपको यही बात बोलूंगा, ठीक है। पीयर प्रेशर मतलब अपने आसपास के जो उसके फ्रेंड सर्कल है, उसके आसपास के जो लोग हैं जिनसे वो ज्यादातर मिलता है, वो उनका प्रेशर रहता हो कि देखो हम तो सिगरेट पीते हैं, तुम सिगरेट नहीं पीते, ठीक है। हम तो नशा करते हैं, तुम नशा नहीं करते। तो ये सब चीजें भी इंडिविजुअल को एक तरीके से मूव करती हैं कि वो एडिक्ट हो जाए किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए, ठीक है। तो पीयर प्रेशर भी होता है कि उसके जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो माहौल है वो अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ पॉपुलर पर्सनैलिटी, बहुत बड़ी कोई सेलिब्रिटी है, वो अगर स्मोक करता है या करती है, ठीक है, तो उसको देख के, क्योंकि वो तो मेरा रोल मॉडल है, तो वो स्मोक कर रहा है, वो इतना सक्सेसफुल है, तो मैं भी स्मोक करूंगा और मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ठीक है। क्लियर है बात, ये इस तरीके से होता है। किसी ने गाना चला रखा है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, चलो ये हो ही गया वैसे।
ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ पॉपुलैरिटी पर्सन से इन्फ्लुएंस, इसलिए पॉपुलर जो इंडिविजुअल होता है उनसे भी मेरे हिसाब से उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो गलत चीज़ों का ऐड ना करे, ठीक है। अभी एक बहुत अच्छा केस आया था कि रोनाल्डो ने कोक को उठा के साइड में रख दिया था और उसने ये कहा था कि आप वाटर पीजिए, ये हेल्दी होता है बॉडी के लिए, कोक हेल्दी नहीं है। ऐसा उसने कहा नहीं, लेकिन बस उसने कोक की बोतल को साइड में रख दिया और वाटर को पीने के लिए कहा, ठीक है। इसमें ही कोको कोला कंपनी के बहुत सारे शेयर गिर गए थे। तो इस तरीके के रोल मॉडल होने चाहिए, इस तरीके के इंसान होने चाहिए अगर आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर या फेमस हैं, क्योंकि आपको कई लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अब इंडियन सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो तंबाकू का विमल बोलो, जुबा केसरी और ये सब ये ऐड करते रहते हैं। तो इससे यूथ पे क्या मैसेज जा रहा है? इससे यूथ पे बहुत गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि बच्चे इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, बच्चे इतने समझदार नहीं है, भी वो समझ नहीं पाते कि क्या करना है, और वो अपने हीरो को या अपने एक्टर को देख के उस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, या अपने सेलिब्रिटी कोई भी क्रिकेटर है, कोई भी कुछ है, तो उसको देख के अडॉप्ट कर लेते हैं। इसलिए इनको मतलब जो भी पॉपुलर पर्सनैलिटी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, इसलिए उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अच्छी चीज़ों को प्रमोट करे, गलत चीज़ को प्रमोट ना करे। पैसे के लिए वो गलत चीज़ों को प्रमोट ना करे, ठीक है, ये बहुत गलत है। तो ये भी हो सकता है इन्फ्लुएंस ऑफ पॉपुलर पर्सनैलिटी। फिफ्थ है अनस्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है। फैमिली स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो, फैमिली में बहुत लड़ाई वड़ाई होती हो, बहुत डिस्टर्बेंस हो, ठीक है, बहुत रोज लड़ाई हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, तो इस वजह से भी इंडिविजुअल जो बच्चा रहता है उसके दिमाग पे काफी प्रभाव पड़ता है और वो इन गलत चीजों की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए फैमिली स्ट्रक्चर भी अच्छा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि इंडिविजुअल की प्रॉपर अच्छे से ग्रोथ हो पाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने चीजें आपको बताई कि एडोलसेंस और ड्रग एल्कोहल अब्यूज क्या होता है और रीजन क्या है मेन एडिक्शन के। वैसे तो मैं बहुत सारे रीजन लिख सकता था, लेकिन मेन रीजन ये है, इतना भी आप एग्जाम में लिख देते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो रीजन ऑफ एडिक्शन जो है वो मेन ये है, ठीक है, क्लियर ये बात। दोस्तों अब एडिक्शन और डिपेंडेंस की बात करते हैं कि एडिक्शन एक्चुअल में क्या होता है और डिपेंडेंस क्या होता है, डिपेंडेंस कैसे हो जाता है एडिक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले एडिक्शन की बात करते हैं, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन क्या होता है? एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, साइकोलॉजिकली यानी कि ब्रेन से अटैचमेंट हो जाता है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया एंड अ टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग यूजुअली एसोसिएटेड विद ड्रग एंड अल्कोहल। यूफोरिया मतलब होता है परम आनंद, यूफोरिया मतलब परम आनंद की अवस्था, और टेम्परेरी फीलिंग वेल बीइंग बहुत अच्छा महसूस होना कुछ टाइम के लिए। तो वो जो जब इंसान ने ड्रग लिया, ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए उसको यूफोरिया की फीलिंग आई, बहुत अच्छा महसूस हुआ, तो उस एडिक्शन उस पल के लिए वो अगेन उस चीज को करता है दोबारा, ठीक है, अगेन उस ड्रग को लेता है, ठीक है। तो यही एडिक्शन होता है। तो एडिक्शन इज ए साइकोलॉजिकल, सारा ब्रेन का खेल है। Addiction is a psychological attachment to certain effects such as euphoria and a temporary feeling of well-being usually associated with drug and alcohol. ठीक, clear है ये बात? With repeated use of drug, the tolerance level of the receptor present in our body increases. देखो अब बार-बार अगर वो उस ड्रग को लेता है, ठीक है, तो उसके ब्रेन में या उसके दूसरे जो बॉडी के पार्ट्स में रिसेप्टर्स हैं पर्टिकुलर जिस ड्रग के, वो टॉलरेंट हो जाते हैं, मतलब उनको उस ड्रग की आदत पड़ जाती है, ठीक है। बार बार वो ड्रग आ रहा है उससे बंध रहा है, बार बार वो ड्रग आ रहा है उससे बंध रहा है, तो वो उनसे टॉलरेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब उसको उस नॉर्मल ड्रग पे नॉर्मल मतलब उसको नॉर्मल लगने लगता है, उस रिसेप्टर को ये नॉर्मल लगने लगता है, ठीक है। तो यही होता है इसमें, विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीजेस। और जब उसको नॉर्मल लगने लगता है तो उसके हैबिट में ये चीज आ जाती है। अगर वो किसी दिन नहीं करे ये चीज, ठीक है, किसी दिन अगर वो ड्रग नहीं लेगा तो उसको बड़ा अजीब महसूस होगा, उसको बड़ा एबनॉर्मल सा फील होगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट द रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोजेस। उसको अच्छा तभी महसूस होगा जब वो हायर डोजेस लेगा, फिर वो और हाई डोज लेगा, और एक टाइम के बाद हाई डोज से भी वो रेजिस्टेंट हो जाएगा, फिर और हाई डोज लेगा, इस तरीके से डोजेस बढ़ती जाती हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट द रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोजेस ऑफ ड्रग और अल्कोहल। This leads to greater intake and more addiction. इसके वजह से ही वो ज्यादा से ज्यादा ड्रग को लेने की कोशिश करता है, वो अगली बार और ज्यादा ड्रग को लेने की कोशिश करता है, और फिर वो एडिक्ट हो जाता है, एडिक्शन उसको हो जाता है, ठीक है। डिपेंडेंस की बात करते हैं। इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी
to manifest a characteristics and unpleasant withdrawal symptoms if regular dose of drug is discontinued। अगर रेगुलर डोज ऑफ ड्रग जो है वो रेगुलरली ड्रग ले रहा था और रेगुलर डोज ऑफ ड्रग उसने एकदम से क्विट किया, ठीक है, एकदम से छोड़ा उसने, तो क्या होगा, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अनप्लेजेंट विथड्रॉल सिम्टम्स इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग इज डिसकंटिन्यूड। देखो अगर एकदम से वो उस चीज को क्विट करता है, उस ड्रग को क्विट करता है, तो उसके बॉडी में क्या होगा, अनप्लीजेंट विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। अनप्लीजेंट विड्रॉल सिम्टम जैसे कि चक्कर आने लगेंगे, उसको स्वेटिंग, पसीना आने लगेगा, बहुत ज्यादा उल्टी आने लगेगी, हाथ पांव टूटने लगेंगे, ठीक है। ये सब ऐसे सिम्टम्स उसको बहुत ज्यादा पेनफुल होंगे और ऐसे सिम्टम्स उसको बॉडी में आने लगेंगे। तो यही विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, मतलब वो उससे डिपेंडेंट हो चुका है, वो उस ड्रग पे डिपेंडेंसी उसकी आ चुकी है, ठीक है। अगर वो उसको छोड़ता है तो उसको दिक्कत होती है, ठीक है। The withdrawal symptoms may be relieved when use is resumed again। और withdrawal symptom उस दुख दर्द से वो कब वापस से उसको रिलीफ मिलेगा, जब वो दोबारा से ड्रग लेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो डिपेंडेंट हो जाता है और वो ड्रग वो बार बार लेता रहता है फिर, ठीक है। The withdrawal symptoms may be relieved when use is resumed again, ठीक है। इसीलिए इसको क्विट करना मुश्किल हो जाता है उसके लिए बहुत ज्यादा, ठीक है। In some cases withdrawal symptoms can be severe and even life threatening। कुछ केसेस में विड्रॉल सिम्टम बहुत ज्यादा सीवियर हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है, वो बच नहीं पाता और उसको लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, उसकी मौत भी हो जाती है कई बार उसमें, या उसको मेडिकल सुपरविजन की जरूरत पड़ जाती है, मेडिकल टीम की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। इतने ज्यादा ये सीवियर हो जाते हैं इन सम केसेस, कभी कभार, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली होना यही है, ठीक है। तो बेटर ये है कि इन चीजों के चक्कर में पड़ा ही ना जाए, ठीक है। इन चीजों से दूरी बना के रखी जाए, ठीक है। क्लियर है ये बात। डिपेंडेंस में कुछ और चीजें देखते हैं दोस्तों। डिपेंडेंस कॉज द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स जस्ट सो एज टू गेट सफिशिएंट फंड टू सैटिस्फाई हिज नीड्स। दिस रिजल्ट इन मैनी सोशल प्रॉब्लम। देखो ये जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, ये एक तरीके से इग्नोर करते हैं सारे सोशल नॉर्म्स को, सारे कायदे कानून। इनके लिए कोई कायदे कानून नहीं है, इनके लिए खुद के कायदे कानून है। ये चोरी भी करेंगे, डकैती भी करेंगे, मर्डर भी करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब, ठीक है। ये अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो नीड इतनी ज्यादा होती है, वो इतना ज्यादा पेन होता है उनको अगर वो उस ड्रग को नहीं लेते हैं कि वो उनको कुछ समझ में नहीं आता उस टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए ऐसे लोगों को मेडिकल काउंसलिंग की और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो कुछ बहुत खतरनाक हो सकता है किसी के साथ भी, ठीक है। तो डिपेंडेंस कॉज द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स जस्ट एज टू गेट सफिशिएंट फंड्स टू सैटिस्फाई हिज नीड्स। अपने नीड को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दिस रिजल्ट इन मैनी सोशल प्रॉब्लम। इसके वजह से बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात। इफेक्ट ऑफ ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज का क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। कोई अगर ड्रग एब्यूज है, ड्रग एडिक्ट हो गया है, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। वेंडलिज्म और वायलेंस। वेंडलिज्म मतलब आवारापन हो जाएगा, उसमें आवाराओं की तरह घूम रहा है, ठीक है। वायलेंस आ जाएगा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव वो हो जाएगा, ठीक है। रेकलेस बिहेवियर। रेकलेस बिहेवियर मतलब बेपरवाह बिहेवियर हो जाएगा, बिल्कुल कैसे बाइक चला रहे हैं, कैसे भी कार चला रहे हैं, कैसे भी घूम रहे हैं, ठीक है, बेखौफ बिल्कुल। तो ऐसा बिहेवियर उस इंडिविजुअल का हो जाता है, रेकलेस बिहेवियर। डैमेज टू नर्वस सिस्टम एंड लिवर सिरोसिस। डैमेज होगा उसके नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन और जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पूरा, वो डैमेज होता है ड्रग एडिक्ट का। इसके अलावा लीवर सिरोसिस मतलब लीवर में सूजन आ जाना। अगर इसको मोटे तौर पे मैं कहूँ तो वैसे तो ये अलग से पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर आप 11th में पढ़ के आए होंगे लिवर सिरोसिस, ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी में या ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो लीवर सिरोसिस क्या होता है, फैटी लीवर भी इसको कहते हैं। लीवर में सूजन आ जाना। लीवर, देखो लीवर का मेन काम क्या होता है, लीवर का काम होता है आपकी बॉडी का जो भी टॉक्सिक है ना उसको अपने पास लेना और उसको कम टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। लेकिन अगर कोई डेली टॉक्सिक लेगा तो लीवर भी उसको कब तक कन्वर्ट करेगा। लीवर एक टाइम बाद फेल हो जाता है, लीवर एक टाइम बाद उसको कन्वर्ट करना छोड़ देता है और वो लीवर में ही वो गंदगी इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है और लीवर में इस तरीके से सूजन आ जाता है, लीवर पूरा बड़ा हो जाता है साइज में, इसको फैटी लीवर कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद लीवर फेल होता है और लीवर फेल होने से डेथ हो जाती है। लीवर खैर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अगर सही समय पे हमें पता पड़ गया पेशेंट के बारे में, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। 60 to 80 लाख का लगभग लीवर आता है, ठीक है, और फिर लगाने का कॉस्ट अलग है। तो कई लोग कहते हैं कि
सर मैं बहुत गरीब हूँ, ठीक है। अरे गरीब नहीं है आप, आपके पास जो ऑर्गन्स है ना उनकी कीमत करोड़ों रुपए में है, ठीक है। आपकी आईज हुआ, आपका हार्ट हुआ, ये चीजें हुआ, तो अपनी कीमत समझिए, अपनी कद्र कीजिए। आप कद्र नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे कद्र करेगी, ठीक है। तो ये लीवर सिरोसिस था, ये मैंने आपको बताया। तो इन पेशेंट में लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम भी आती है। इंट्रावेनस इनटेक ऑफ इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्शन लगाना, वीन्स में इंजेक्शन लगाना, could leads to increased susceptibility to disease like hepatitis and AIDS etc. अब बहुत ज्यादा अगर कोई इंट्रावेनस इंजेक्शन लगा रहा है, जैसे इंजेक्शन लगा रहा है, अब ये इतने ज्यादा इसमें डूब जाते हैं कि इनको पता ही नहीं रहता। एक ने इंजेक्शन लगाया, उसने दूसरे को भी दे दिया, उसने तीसरे को भी दे दिया, ठीक है। ये थोड़ी प्रिकॉशन ले रहे हैं पूरे, नहीं इंजेक्शन तो चेंज करना है हमें क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा। इनको तो कुछ पता ही नहीं, कोई मतलब नहीं। एक इंजेक्शन खरीदा, उसी से सबने लगा लिया। अब किसी भी एक इंडिविजुअल को अगर कोई बीमारी थी, हेपेटाइटिस था या एड्स था, तो सब में फैल जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा इनमें चांसेस ज्यादा रहता है इन्फेक्शन होने के, ठीक है। तो इंट्रावेनस इनटेक ऑफ ड्रग कुड लीड्स टू इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज लाइक हेपेटाइटिस, एड्स एक्सेट्रा, ठीक है। क्लियर है ये बात। हेपेटाइटिस भी एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। हेपेटाइटिस कई तरह के होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी कई टाइप के होते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो आपका पोलियो है। हेपेटाइटिस बी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हेपेटाइटिस बी फैटल डिजीज है, मर जाते हैं इसमें, ठीक है। हेपेटाइटिस ए बोलो या पोलियो बोलो, सॉरी पोलियो नहीं, हेपेटाइटिस ए बोलो या आपके ये टाइफॉइड, ठीक है। टाइफॉइड ने पीलिया को क्या कहते हैं, पीलिया को टाइफॉइड कहते हैं, ठीक है। तो टाइफॉइड बोलो या फिर आपका हेपेटाइटिस ए बोलो, एक ही बात है, ठीक है। पीलिया को टाइफॉइड ही कहते हैं ना, टाइफॉइड। हाँ सही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। तो हेपेटाइटिस ए बी सी ऐसे कई टाइप होते हैं। तो हेपेटाइटिस ए पीलिया होता है और हेपेटाइटिस बी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। यहाँ पे हेपेटाइटिस बी की बात की गई है, मैं लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पीलिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। हेपेटाइटिस बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे होंगी, जब वो इंट्रावेनस इंजेक्शन इस तरीके से लगाते रहेंगे तो किसी भी एक इंडिविजुअल में अगर रहा तो सब में फैल जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। एक्ने यानी कि कील मुहासे आता है। नॉर्मल कील मुहासे तो सबको होंगे एक एज में, आपकी एज में, जिस एज में अभी आप हैं, तो आपकी बॉडी में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो इसकी वजह से जो फुंसी वगैरह इस तरीके से चेहरे पे आते हैं। मेरे चेहरे पे फुंसी दिख रही है? नहीं सर, आप तो फेयर एंड हैंडसम यूज करते हो, आपके चेहरे पे कहाँ से फुंसी थी? अरे मैं कुछ भी यूज नहीं करता, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये एज के हिसाब से होता है। जब मैं आपकी एज में था तो मेरे भी चेहरे पे थोड़ी बहुत पिंपल्स आते थे, ठीक है। किसी के चेहरे पे थोड़े ज्यादा आते हैं, किसी के पे कम आता है, लेकिन ये एक एज के बाद खुद ही खत्म हो जाता है, ठीक है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पिंपल जब आए तो उनको हटाते रहें टाइम टू टाइम, ठीक है। मतलब क्योंकि अगर उनको हटाते नहीं तो गड्ढे पड़ जाते हैं, और वो गड्ढे, पिंपल वाली एज तो निकल जाएगी लेकिन वो गड्ढे जिंदगी भर रह जाते हैं और फिर उनकी गड्ढे बिल्कुल ऐसे खराब दिखते हैं, खराब चेहरा उनका दिखता है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी अगर पिंपल आ रहे हैं तो नॉर्मल चीज है, एक्ने होना नॉर्मल चीज है, लेकिन इनमें एक्सेसिव रहता है। इनमें एक्सेसिव एक्ने आते हैं, बहुत ज्यादा फोड़े फुंसियां हो जाती हैं, इनको मूड स्विंग होता है, मतलब एकदम से खुश हैं दुखी हो जाएंगे, गुस्से हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, ठीक है। ये सब इनके साथ होता है। मूड स्विंग बहुत जल्दी होता है इनका, ठीक है। डिप्रेशन में चल जाते हैं, अवसाद में चल जाते हैं, किडनी एंड लीवर डैमेज हो जाती है इनकी, ड्रग एडिक्ट्स की, ठीक है। तो ड्रग एब्यूज के ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे इफेक्ट्स हैं। साइन ऑफ ड्रग एब्यूज, यानी कि हमें पता कैसे पड़ेगा कि ड्रग एब्यूज हो रहा है या ये इंसान ड्रग लेता है, ठीक है। पता कैसे पड़ेगा ये? चेंजेस इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, उसकी ईटिंग जो हैबिट है ना, ईटिंग हैबिट और स्लीपिंग हैबिट चेंज होगी। कभी सो रहा है, कभी नहीं सो रहा, कभी बहुत ज्यादा सो रहा है, कभी बहुत कम सो रहा है, कभी 12 बजे सो रहा है, कभी सुबह 6 बजे सो रहा है, ठीक है। कुछ पता नहीं, मतलब उसके हैबिट्स पूरी चेंज हो जाएंगी और ईटिंग हैबिट्स भी चेंज हो जाएंगी। कभी बहुत ज्यादा खाना खा रहा है, कभी कम खा रहा है, कभी खा ही नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी हैबिट्स चेंज होंगी। चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, फ्लक्चुएशन इन वेट एंड एपेटाइट, उसके वेट जो है, उसका वजन जो है, और भूख, एपेटाइट मतलब होता है भूख, ठीक है। तो भूख लगना और वेट का जो है उसमें फ्लक्चुएशन होगा, बहुत ज्यादा वेट हो जाएगा, कभी कभी बहुत कम वेट हो जाएगा, कभी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कभी लग ही नहीं रही भूख, कभी बहुत कम भूख लग रही है, ठीक है। तो ये सब चेंजेस होंगे उसकी बॉडी में, तो हमें पता चल सकता है कि हाँ, इस इंसान में ड्रग लेने की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है।
स्टीलिंग टू गेट मनी टू बाय ड्रग्स, ठीक है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, इनको ड्रग नहीं मिला तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पैसे चुराते भी हैं, ये घर से पैसे चुराने लग जाएंगे, तो पैसे अगर चोरी होने लग जाए तो समझ लीजिए कोई ना कोई ड्रग एडिक्ट है घर में, ठीक है, क्लियर है बात। और पैसे किसी और रीजन से भी चुराए जा सकते हैं, लेकिन ये तो ये करते ही हैं, मतलब ड्रग एडिक्ट तो ये करते हैं कि कौन कहां तक इनको पैसे देगा। एक टाइम पे इनके पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर ये इधर उधर से पैसे अपने कबाड़ना या जुगाड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जो कि बहुत रॉन्ग है, लेकिन ये करते हैं ऐसा, ठीक है। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस में ड्रॉप आने लगता है, मतलब इनके जो एग्जाम्स वगैरह हैं वो अच्छे नहीं ये कर पाते, ये प्रॉपरली क्लास नहीं जा पाते, ये फेल वेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन इनके साथ होने लगती है, क्योंकि ये हट जाते हैं एक तरीके से, जो इनको करना चाहिए वो ना करके ये गलत चीजों में पड़ जाते हैं, ठीक है। डिप्रेशन में चले जाते हैं। रिबेलियस बिहेवियर, रिबेलियस बिहेवियर मतलब रिबेलियस मतलब होता है मतलब एक तरीके से क्रांतिकारी हो जाते हैं, क्रांतिकारी नहीं मतलब एक तरीके से कहें कि विद्रोही नेचर के हो जाते हैं, ये विद्रोह करने लगते हैं ये, ठीक है, किसी भी चीज में रिबेलियस हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे ही होगा, ठीक है, जबकि हो सकता है ये गलत हो, ठीक है, लेकिन फिर भी ये अपनी बात को सही साबित करने के लिए किसी भी लिमिट तक चले जाते हैं, ठीक है, तो रिबेलियस बिहेवियर इनका हो जाता है। तो ये सारे साइन थे दोस्तों ड्रग अब्यूज के। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब ठीक है, किसी को ड्रग कोई लेता है, ड्रग एडिक्ट है वो, तो उसको ठीक कैसे किया जाए। तो ठीक करने के लिए कुछ मेन फंक्शंस हैं, मेन स्टेप्स हैं। वैसे तो बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हैं, लेकिन जो मेजर स्टेप्स हैं वो मैंने बताए हैं। अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर अनड्यू करना चाहिए हमें, यानी कि पीयर प्रेशर, दोस्तों के ग्रुप में रह रहे हैं तो सब अगर सिगरेट पी रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप भी सिगरेट पिए। फोर्स कोई कर रहा है तो भी उसको मना कर दे कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूं तो मैं नहीं पीऊंगा, ठीक है, मैं अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करता हूं तो मैं नहीं करता हूं। तो आपको पीयर प्रेशर को अवॉइड करना पड़ेगा, तब आप इससे बचे रहेंगे, ठीक है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, किस ड्रग से क्या इफेक्ट होता है और किस ड्रग से क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है बॉडी में, उसको छोड़ पाना मुश्किल है। अगर ये सब चीजें पता रहेंगी पहले ही तो वो इंसान उन चीजों में पड़ेगा नहीं, एक्साइटमेंट में भी, ठीक है, या गलत तरह से गलत डायरेक्शन में वो नहीं जाएगा, ठीक है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर, उसको प्रॉपर हेल्प चाहिए होती है पेरेंट्स से, पेरेंट्स उसको सपोर्ट करें, उसके दोस्त वगैरह उसको सपोर्ट करें। अगर कोई एडिक्ट भी है तो उसको छोड़ने में उसकी हेल्प करेंगे तो वो उस चीज से बाहर आ सकता है, कई लोग बाहर आते हैं, ठीक है। नीड मेडिकल हेल्प, और अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो मेडिकल हेल्प की भी जरूरत है। इन सारी चीजों की तो जरूरत है ही, इसके साथ मेडिकल हेल्प यानी कि उसको प्रॉपर मेडिसिन वगैरह भी दी जाती हैं, और उसके साथ साथ ये सारे सपोर्ट उसको इमोशनल और मेंटल सपोर्ट जो है उसको दिया जाता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ताकि वो इस चीज से, इस आदत से बाहर आ पाए। तो असंभव तो नहीं है बाहर आना, लेकिन मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर ठान लिया जाए तो किया जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर कोई इंसान सोच ले कि मुझे करना ही, मुझे इसको क्विट करना है इस चीज को, तो वो कर सकता है, ठीक है। होप आप में से कोई ऐसा नहीं करता, और अगर करता भी है तो वो इसको क्विट कर सकता है। याद रखिए मेरी बात, बस थोड़ा सा आपको विल पावर बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी, ठीक है, कि मुझे छोड़ना ही है बस, ठीक है, और फिर वैसे स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वो फिनिश हो गया है फाइनली। और थोड़े से ज्यादा वीडियोस बन गए, थोड़े से ज्यादा क्या, देखो डिपेंड करता है, कोई टॉपिक बड़ा आ जाता है, जैसे इसमें एड्स भी था, कैंसर भी था, तो डिटेल में बनाना ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर ऊपर से बढ़ाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन में है, या फिर मैं बोल भी देता हूँ एक बार, 8860888136, ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसे आप नोट्स मुझसे ले सकते हैं। बाकी ये वीडियोस वगैरह आप इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट बार कोई नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।